तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉम। मेरा नाम है अंजुका मिश्रा और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंट्स। ये क्लास 11 अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 1 होगा। ये पूरा जो क्लास 11 का अकाउंट्स का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसमें लेक्चर वाइज मैं वीडियो डालता रहूंगा। ऐसा हो सकता है कि किसी चैप्टर में दो, किसी में चार और किसी में पांच छह पार्ट में वीडियोस आए। तो मैं दोनों हमेशा बताया करूंगा आपको लेक्चर शुरू होने से पहले कि ये ओवरऑल लेक्चर नंबर कौन सा और उस पर्टिकुलर चैप्टर का ये लेक्चर नंबर कौन सा है। तो आज ये ओवरऑल भी लेक्चर नंबर 1 है और जो चैप्टर 1 है आपका, अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसका भी ये वीडियो नंबर 1 है। तो इस जो सिलेबस डिस्कशन हुआ था, मैंने उसमें बताया था आपको पूरा सीबीएसई वाला सिलेबस दिखाया था। तो वहां से मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 1 है क्या। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सिलेबस में इन्होंने चैप्टर वाइज नहीं दिया, बस टॉपिक टॉपिक दिया हुआ है। चैप्टर जो बुक है हमारा, जो जो हमने बात किया हुआ है ऑलरेडी सिलेबस की डिस्कशन में, कि जो बुक मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ वो है टीएस ग्रेवाल का बुक। ठीक है, तो आपके पास टीएस ग्रेवाल का लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो चैप्टर है वो हमारा कौन सा है? अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए। क्लास 10 तक आपने अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं सुना है, कोई ऐसा वर्ड कहीं से एक आध दो बार सुन लिया होगा आपने, लेकिन एज ए सब्जेक्ट आपको पहली बार इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस होगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि अकाउंटिंग आखिर उसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, फिर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स कौन होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारा, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेसेस क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अल्टीमेटली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? की वाले पार्ट इन जनरल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसमें और भी है। कहने का मतलब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्लाइड्स पे। ठीक है, जिस मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बात किया हुआ कि आपको पूरा एक नोट्स प्रोवाइड किया किया जाएगा। पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और आपका जो टेलीग्राम के चैनल का लिंक है और ग्रुप का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप उससे उसको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि कि आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो आपका पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलता रहे। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या जो टेलीग्राम का ग्रुप ग्रुप है उसमें तो चैटिंग भी होगा, तो आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ चैप्टर 1। अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल ही नया है। तो अभी जितना भी आपको समझ में आ रहा है, आपसे मैं पूछता हूँ, आप दिमाग में अपने सोचना कि आखिर अकाउंट्स में होता क्या है, क्या होता होगा। ये नया सब्जेक्ट आ गया अचानक आपके लाइफ में, ठीक है, क्या ऐसा इस सब्जेक्ट में होता होगा? तो ये तो अब कॉमर्स लिए हैं आपको, आप लोगों को ये तो बात बिल्कुल ही पता होगा कि अकाउंट्स में कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम होता होगा। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी चल रही है, तो कोई कंपनी चल रही है तो अपने काम को जो वो कर रही है उसको मेंटेन करेगी। ताकि सपोज करो कोई बिजनेस चल रहा है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बिजनेस चल रहा है तो आप अगर वो बिजनेसमैन हो तो सबसे पहले आप क्या कोशिश करोगे? आप क्या जानने का ट्राई करोगे? आपने बिजनेस में पैसा लगाया, आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप चाहोगे ना कि हमें पता चले कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सब कैसे पता चलता है? ये अकाउंट्स मेंटेन करके पता चलता है। ठीक है, अच्छा, अकाउंट्स के अंदर अंदर हम क्या कवर करते हैं? कंपनी का जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसको हम अकाउंट फॉर करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, अभी तो जनरल, जैसे मान लो मेरे मुझे राम ने पैसा दिया तो मैं वहां पे लिख दूंगा राम ने मुझे पैसा दिया। ठीक है, ये तो जनरल एक लेमन टर्म्स है, लेकिन अकाउंट्स में इसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में बताया जाता है। ठीक है, तो अच्छा और बताओ, जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स मेंटेन करके पता चलेगा। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट निकल गया, अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, टैक्स पे करने के लिए मुझे प्रॉफिट पता करना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए मुझे अकाउंट्स मेंटेन कर। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारा अकाउंट बनाने के पीछे। ठीक है,
तो जो ट्रेडिशनल लॉजिक है, ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कुछ दूसरे हुआ करते थे। जो जो अब नए जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी आ गया है, जहाँ ग्लोबलाइज्ड हो गया है वर्ल्ड इकोनॉमी, तो वहां पे थोड़ा सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपका चैप्टर 1, क्लास 11, अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? तो मैंने जैसे कि बोला कि अकाउंट्स में आप मेनली क्या कवर करोगे? अकाउंट्स में आपको कवर करना है मेनली वही एक्टिविटी जो कि फाइनेंशियल टर्म्स है, जो पैसे के टर्म्स है। यानी कि यहां से एक बात तो क्लियर होता है कि कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज है, मैं यहाँ पे सब कुछ लिखूंगा, ये सारा नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, बस आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है, कंपनी के अंदर जो भी हमारा एक्टिविटीज होता है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से एक्टिविटीज हो गए कंपनी के अंदर? पहला हमारा फाइनेंशियल है, और दूसरा हमारा क्या है? नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलने का मतलब है कि वो एक्टिविटीज विच आर कन्वर्टिबल इन मनी टर्म्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी कन्वर्टिबल इन, मैं बिल्कुल आपको 100% सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। कोई ऐसे नहीं कि बस वीडियो दिया मैंने कि मुझे व्यूज चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे पास 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, मैं उनको कंटेंट देना चाहता हूँ, ताकि जिंदगी में जब तक वो पढ़ाई करते रहे उनको ये रिकॉल होता रहे कि यूट्यूब पे किसी टीचर ने फ्री में फुल क्लास पढ़ाया था। मैं ये नहीं कि एक स्लाइड लूंगा और उसको समझा दूंगा, मैं वैसे ही थॉरली पढ़ाऊंगा जहां जैसे मैं कोचिंग्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे ट्यूशंस में पढ़ा। आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे मेरा पढ़ाना देख के। बस मुझे स्टार्टिंग के 5 से 10 क्लास आप पेशेंस के साथ देखें। एक ये सब्जेक्ट भी आपके लिए नया है, मैं टीचर भी नया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार 5-10 क्लास आप पेशेंस के साथ देखिए, फिर आप जज करिएगा कि क्या है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। ठीक, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है? कन्वर्टिबल इन मनी टर्म्स। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल क्या है? विच कैनॉट बी कन्वर्टेड, विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू मनी, इनटू मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, यानी कि जो पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल अगर लेना हो, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? जैसे कि फाइनेंशियल एक्टिविटी, कंपनी ने गुड्स परचेज किया, या छोड़ो अभी गुड्स वर्ड क्या होता है नहीं पता। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया कि अभी अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नया है। तो कई बार ना नए नए टर्म्स आपको सुनाई देगा, तो उसको आप जनरलाइज वर्ड मत समझ, धीरे 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 आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, जैसे अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये सब सीखना बाकी है, तो थोड़ा सा बियर करने स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा, मैं मान रहा हूँ ये। लेकिन वो दिक्कत कब आपको मजा देने लगेगा और कब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वो आपको आपको ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होगा? एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीन, कंपनी ने मशीन पर, बिजनेस में मशीन परचेज किया गया, वो एक हो गया। सेल ऑफ गुड्स मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, गुड्स, गुड्स का मतलब ये होता है ना सामान, जिस सामान में हम डील करते हैं। मान लो मेरा बिजनेस है मोबाइल खरीद के मोबाइल बेचने का, तो मोबाइल विल बी अ गुड फॉर मी। सपोज कर लो मुझे फर्नीचर से का काम करता हूँ मैं, तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब होते हैं। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, वर्कर ने कंपनी में स्ट्राइक कर दिया, तो ये नॉन फाइनेंशियल होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ, मान लो मैनेजमेंट मैं बोल रहा हूँ, अभी ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो देखो डायरेक्टर को तो मैं कंपनी सैलरी पे करेगी, वो सैलरी पे करना पैसे में होगा तो वो तो फाइनेंशियल है। लेकिन अपॉइंटमेंट करना इज अ नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा वैसे ही मैं एग्जांपल दे, जैसे कंपनी कभी भी क्या होता है ना कि सेल परचेज करने से पहले, बस सेल परचेज करने से पहले ऐसे कैटलॉग देखते हैं, तो ये सब भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो ठीक है, चलिए यहां से अब हम मूव करते हैं आगे।
कंपनी के अंदर करना क्या है, कंपनी का सारा डेटा मेंटेन करना है, यानी जो कुछ भी कंपनी के अंदर एक्टिविटीज हो रहे हैं आपको उसको मेंटेन करना है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है उस चीज को आपको मेंटेन करने का जरूरत है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, मैंने अभी बोला कि कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, कंपनी के अंदर दोनों एक्टिविटी हो सकता है, फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी। तो आपको अकाउंट्स के अंदर कौन सा एक्टिविटी कवर करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा अकाउंटिंग के अंदर, कि वो एक्टिविटी ढूंढो जो कि फाइनेंशियल इन नेचर है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यानी कि कंपनी ये पता करेगी कि कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए या इवेंट्स हुए, यानी कि जो फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स हुए वो कौन कौन से थे। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब ये तो पता चल गया कि कौन कौन से एक्टिविटी हो, कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेकेंड स्टेप में करेंगे कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। आप दो दो कॉपी नोटबुक मेंटेन करना अकाउंट्स के लिए, ठीक है। एक तो नोट्स पूरा आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड ना पढ़ाने वाला, बाकी टीचर्स के जैसे नहीं कि बस आया एक ये पढ़ा खत्म खत्म खत्म। मैं पूरा क्वेश्चन तक सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। कई क्वेश्चन मैं डिस्कस करके छोड़ दूंगा कि आप होमवर्क कर लेंगे, ठीक है, जो सिमिलर टाइप होंगे पूरा। तो आपको जो ये मैं नोट्स दूंगा ना, नोट्स जैसे ये अभी आपको समझ में आ रहा है, ये नोट्स चल रहा है, और जो क्वेश्चंस होंगे वो दूसरे कॉपी में, नोट्स वाले दूसरे कॉपी, ठीक है। तो आप दो कॉपी मेंटेन करना, और आप पढ़ रहे हो तो आप पूरा, आपको कहीं भी कोचिंग लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप स्कूल पे भी जाके सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आप पढ़ते रहो, 90-95 तो यूं चुटकियों में आप लाओगे, ठीक है। तो दो बुक नोटबुक मेंटेन करना। सेकंड क्या होना है, कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स। पहले स्टेप में मुझे ये पता चल गया कि मेरे कौन कौन से एक्टिविटीज फाइनेंशियल। सेकंड स्टेप में मैंने क्या पता किया, सेकंड स्टेप में मैंने ये पता किया कि कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स वो कितने का है। कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स में क्या पता करते हैं कि जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है वो कितने अमाउंट में हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमारी कंपनी इंडिया में है, कंपनी कहाँ है, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर। हमारी जो बिजनेस चल रहा है वो इंडिया में चल रहा है, ठीक है। अब इंडिया में बिजनेस चल रहा है, हमने क्या किया कि यूएसए से, थोड़ा सा मैं इधर आ रहा हूँ, हमने क्या किया उसके बाद कि हमने यूएसए से सामान परचेस किया। हम कौन है, ये हम जिनका अकाउंट बना रहे हैं वो ये है, ठीक है, ये ध्यान रखो, ये है इंडिया में। अब उन्होंने क्या किया कि यूएसए से क्या किया, सामान खरीदा, मशीन। अब मान लो अगर उन्होंने मशीन खरीदा यूएसए से डॉलर 1 लाख का, तो इंडिया में आएगा तो वो अपने बुक्स में क्या $1 लिखेंगे क्या, डॉलर 1 लाख थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि सिंस की वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको तो उस $1 को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो $1 को मान मान के चलो आप, आज के डेट में $1 इक्वल टू 85 है सपोज करो, ठीक है। तो उनको उस मशीन को बुक्स में जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि मैंने ये मशीन 85 लाख में परचेस किया। इसके लिए वो जनरल एंट्री पास करेंगे, जो कि आगे आने वाले दिनों में वो हम समझ जाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन इन यूनिटरी टर्म्स में क्या हुआ कि हमने उसको एक यूनिट में कन्वर्ट किया। क्या कन्वर्ट किया, हम उसको एक यूनिट्स देते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये दोनों तो हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम अब उसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ। तीसरे में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग किसको बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ करना होता है, इन दी बुक्स ऑफ, इन दी ओरिजिनल बुक्स, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं जर्नल, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ
यहाँ पे जो कुछ भी हम करने वाले हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो काम पहले हुआ, यानी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले हुआ, मान लो 1 तारीख को जो हुआ वो पहले होगा, 2 तारीख को हुआ वो उसके बाद उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के अंदर क्या हुआ, रिकॉर्डिंग होता है हमारा इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सॉरी इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। और इसमें हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, और ये जो पास करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है। तो अच्छा, पहले मैं दिखवा देता हूँ, फिर आपको इसमें अभी बहुत कुछ मुझे बताना बाकी है। रिकॉर्डिंग के बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फोर्थ, उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। अब एक बात समझो, अब रिकॉर्डिंग के अंदर क्या हुआ ना कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे हमने एक रिकॉर्डिंग यानी जर्नल एंट्री पास किया। तो ऐसे तो सोचो बड़ी बड़ी कंपनीज में कितनी ही जर्नल एंट्रीज होते होंगे, तो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे एक जर्नल एंट्री, तो मतलब लाखों करोड़ों जर्नल एंट्री पास होते हैं कंपनीज में। लेकिन फिर वो तो हमारे लिए क्या, हमने लिख दिया ग्राम से लेना है, श्याम से को देना है, ऐसे ऐसे लिख दिया, लेकिन फिर नेट ऑफ तो कुछ करोगे ना लास्ट में, समेशन। अब हमेशा तुमको याद थोड़ी रहेगा कि 1 तारीख को उससे खरीदा था, 5 को उसको बेचा था, ऐसे किया वैसे किया। तो इसको अब धीरे धीरे हम सिंप्लीफाई करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, ताकि क्लास में पता हो हमें कि राम को कितना लेना है, राम से कितना देना है, श्याम से क्या, कितने हमारे मशीन है ओवरऑल, अब मशीन परचेज हुआ, गुड्स परचेज हुआ, टोटल एक जगह कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो वो अब नेक्स्ट स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग में हमने क्या किया, तो रिकॉर्डिंग में तो हमने सीधे लिख दिया कि राम से परचेज किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, फिर सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट दिया, ऐसा सब कुछ हमने रिकॉर्डिंग में लिखा। अब क्लासिफाइंग में क्या करेंगे, क्लासिफाइंग में हम ये करते हैं कि जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो हमारे, एक से, जो हमारे, इसको हम बोलते हैं मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको एक बात पता है, जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को हम ओरिजिनल बुक कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग वाला जो स्टेप है जिसमें हम जर्नल पास करते हैं, जर्नल को ओरिजिनल, ओरिजिनल कहने का मतलब, अच्छा रुको और थोड़ा पीछे चलते हैं, मैं बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, हर चीज आपको बहुत ही मजा आ जाएगा समझ के। ठीक है, थोड़ा बियर करो, आप लोग बियर कर रहे हो, क्या कर रहे हो देखना जरा सा। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो दोनों स्टेप था ना हमारा, ये दोनों हमारा थ्योरेटिकल टाइप का, थ्योरेटिकल, यानी कि पहला स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एलिमेंट। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फाइनेंशियल है या नहीं, क्या मुझे कुछ लिखने का जरूरत है, नहीं। कन्वर्जन करने का लिखने का जरूरत है, नहीं। बस मान लो गुड्स परचेज हुआ, तो गुड्स के लिए क्या अमाउंट है दिखा, लिख दिया हमने। तो ये दोनों थ्योरेटिकल है। तो फर्स्ट टाइम जो बुक्स ऑफ, अच्छा ये बुक्स ऑफ अकाउंट एक वर्ड आपको नहीं समझना है। बुक्स ऑफ अकाउंट कहने का मतलब जहां भी हम सब कुछ लिख रहे हैं उनका एक बंडल बनेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जब पुराने जमाने में ये फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था तो वास्तव में ये जैसे कॉपीज वगैरह होता है ना, वैसे मेंटेन होता था। लेकिन आज के जमाने में कंप्यूटराइजेशन हो गया, कंप्यूटर पे सब कुछ होता है, टैली होता है, सैप होता है, वहां पे मेंटेन होता है। ठीक है, तो अब वो फील नहीं आ पाएगा कि आपको दिखे बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी नोटबुक वगैरह है सब कुछ, जिसमें वो सब हिसाब लिखा जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट में कब आता है, वो रिकॉर्डिंग यानी जर्नल। फिर फिर हम अगला स्टेप क्या करते हैं, फिर अगला स्टेप हमारा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कहाँ होता है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसमें हम क्या बनाते हैं, लेजर, लेजर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर, अभी मैं बोल रहा था आपसे सिमिलर, अच्छा साथ साथ आप नहीं लिखेंगे प्लीज, ठीक है, बस मुझे सुनते जाइए, साथ साथ आपको नहीं लिखना है। बाद में आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, और बाद में मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कराऊंगा है, तो वहां से आप लिख लेना। ठीक है, सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस आर ब्रॉट एट वन प्लेस, यानी कि कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक एक जर्नल एंट्री पास हुआ। अब सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर मतलब कैश से रिलेटेड एक जगह आ गया, सेल से रिलेटेड एक जगह आ गया, राम से रिलेटेड एक जगह आ गया, समझ रहे हो, सैलरी से रिलेटेड एक जगह आ गया। तो वो अब हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे पीरियड में इसका कितना है, क्योंकि वैसे तो रिकॉर्डिंग में अलग अलग डेट पे होगा, क्लासिफाइंग में हमें पता चल जाएगा कि इस डेट, इस अकाउंट से रिलेटेड पूरे एक एक महीने में, एक साल में कितने ट्रांजेक्शन होंगे। तो ये हो गया क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग में आपको क्या याद रखना है कि क्लासिफाइंग जो होता है हमारा मेन बुक्स ऑफ अकाउंट होता है।
इसमें हम लेजर बनाते हैं। इसमें जो हमारा सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शंस, वहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग, ट्रांजैक्शंस है ये, ठीक है। जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह रखता है। चलो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे फिर से जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनेगा समराइजिंग, ठीक है। तो समराइजिंग वर्ड से ही मुझे पता चल रहा है इसका एक समरी बनाना, यानी कि कंपनी ने जो भी पूरे कुछ पीरियड में, अभी बात करेंगे वो पीरियड क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। कुछ पीरियड में कंपनी ने जो भी ट्रांजैक्शन किया हुआ है उस ट्रांजैक्शन का पूरा समरी बना के एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि कंपनी का क्या रहा, ठीक है। तो समराइजिंग के अंदर हम क्या बनाते हैं, ठीक है। अभी सारे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देख, जैसे ये थर्ड चैप्टर है ना, इसका एक अलग से एक दो चैप्टर है आपकी बुक में। तो आप ये मत सोचो ये खत्म हो गया, इस पे एक दो चैप्टर है जिसपे कि मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब 8 से 10 घंटे का क्लास होगा, मैं क्लास लूंगा, बाकी टीचर 2-3 घंटे में करा देता हूँ। क्लासिफाइंग मेजर पे एक चैप्टर है, समराइजिंग पे 2-3 चैप्टर है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर, मैं अभी एक समरी गो थ्रू कर रहा हूँ। आप एकदम एब्सोल्यूट उसका नॉलेज अभी लेने का कोशिश मत करो। अब बात करते हैं हम समराइजिंग। तो समराइजिंग के अंदर क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले तो आता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। अभी आप ये मत ध्यान, मतलब उतना मत सोचना कि क्या होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको आने वाला है। ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, और फिर बैलेंस शीट बन गया, ठीक है। अभी आपके लिए बस इतना ही होता है समराइजिंग का अंदर। समराइजिंग का मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर ओवरऑल पीरियड में, चाहे वो पीरियड 1 मंथ का हो, चाहे वो पीरियड 1 साल का हो, जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ उसका समरी बना के प्रेजेंट कर देना, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस का तो मकसद कुछ और होता है, तो ट्रायल बैलेंस का तो आप थोड़ा सा छोड़ो, ठीक है। इसका क्या मकसद होता है, वो बस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, ठीक है। इसका कुछ और लॉजिक नहीं होता है, या प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ये क्या चेक करता है कि अर्थमेटिकल यानी कैलकुलेटिव कैलकुलेशन के तरीके से अर्थमेटिकल करेक्ट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, ठीक है। तो ये तो अलग मकसद होगा। अच्छा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस क्या पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना, ठीक है। अभी आपको अगर कुछ टर्म नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज क्लियर करना। मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 से 10 घंटे का जो स्टार्टिंग वाला क्लास होगा, कई वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएंगे, फिर भी आपको कोशिश करते रहना है। आगे ये टर्म्स पूरा आएंगे, यही है अकाउंट्स, इसी में ही अकाउंट्स, ये जो ऊपर से नीचे मैं बना रहा हूँ ना, आज से लेके जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे आप इसी के बीच में रहोगे, मैं प्रूफ करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट में आपको पता चलता है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, अभी के लिए एसेट्स का मतलब संपत्ति, ठीक है। एसेट और एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है कि आप किसी और को पैसा देने वाले हो, ठीक है, ये हो गया लाइबिलिटी। तो समराइजिंग के अंदर ये सब हमारा बना। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसी को मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जो रिकॉर्डिंग वाला काम होता है, जो हमारा ये रिकॉर्डिंग वाला काम होता है, रिकॉर्डिंग हमारा ये डेली नेचर का काम होता है, ठीक है। यानी कि कंपनी डेली ही रिकॉर्डिंग मेंटेन करती हो, यानी आज ट्रांजैक्शन हुआ, आज जर्नलिटी पास हो गया, बात खत्म। क्लासिफाइंग भी डेली या कुछ एक पीरियड डिसाइड हो जाता है, उतने पीरियड में डेली और मंथली ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मंथली ये सब होगा। लेकिन जो समराइजिंग होता है ना, इन जनरल, मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि इन जनरल समराइजिंग जो किया जाता है वो ईयरली किया जाता है। यानी कि कंपनी समराइजिंग, अभी के लिए अब आप ऐसे बोलना कि समराइजिंग स्टेप में कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस निकालती है और अपने एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में कैलकुलेट करती है कि उसके पास कितने संपत्ति है, कितना लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब दूसरों को देना है, कितना पैसा दूसरों को देना है, ठीक है। तो ये सब कहाँ निकलता है? हमारा समराइजिंग, ठीक है। तो जो समराइजिंग वाला स्टेप है वो कंपनी ईयरली बनाती है, साल में एक बार बनाती है, ठीक है।
अच्छा, जब बड़े हो जाओगे आप, थोड़ा आगे पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी 3 3 महीने 6 6 महीने पे भी बनाती हैं, उनको बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है वो आप धीरे धीरे बड़े होगे तो समझ जाओगे। अब देखो, जो समराइजिंग में ये सब कुछ बना ना, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करना। जरूरी नहीं कि आपको समझना, बस सुन लो, ठीक है, नहीं भी समझना फिर भी सुन लो। देखो, कंपनी बनाती है साल में एक बार क्या, समराइजिंग वाले स्टेप में बन रहा है। समराइजिंग इज ए स्टेप इन विच दिस इज बीइंग मेड या कैलकुलेटेड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ये मैं बहुत बार इस पे आऊंगा, ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ अलग अलग जगह इसका बात होगा, तो मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ, फिर आपको उधर लेके चलूंगा। अभी आपको नोट्स दिखाना बाकी है, मैंने सब कुछ लिख के रखा है यहाँ पर। आप निश्चिंत रहो, थोड़ा सा आप बियर करो, ठीक है। मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको सब कुछ लिखवा रहा हूँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, इसका दूसरा नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट क्यों, क्योंकि साल खत्म हो गया, फाइनलाइज हो गया, फाइनल सब कुछ बता दिया हमने कि प्रॉफिट लॉस क्या है। अच्छा, अब फाइनल अकाउंट के अंदर हम मेनली कितने चीज बनाएंगे, मेनली तो दो ही चीज होता है, एक तीसरा बाद में टपक के आएगा, ठीक है। मेनली कितने चीज होते हैं, दो चीज होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरे को बोलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। जैसे आप जैसे एग्जाम देते हो, तो आपके लिए रिजल्ट क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा आपका कितना मार्क्स आया। वैसे कंपनी जो चलती है या बिजनेसेस जो चलते हैं, उनके लिए उनका रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस। तो फाइनेंशियल रिजल्ट क्या बताता है हमें, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो, कंपनी को या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए फिर कंपनी क्या मेंटेन करती है प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए, ये जो दो चीज थे समराइजिंग वाले, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बन रहे हैं, कौन से स्टेप में बन रहा है, समराइजिंग वाले स्टेप में, जो कि साल में एक बार बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या बन रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीज बनता है। इसका दूसरा नाम क्या है, एकदम नोट्स बहुत एकदम स्वीट एंड क्यूट सा आप नोट्स बनाना, मजा आ जाए आपको खुद हमेशा पढ़ पढ़ के, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी आप बस कॉपी कर लेना, ये सब आपको बाद में लगेगा चुटकियों में आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी बस आप लिखो, ठीक। अगले है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या बताता है हमारा, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी के पास कितने लायबिलिटीज है। इसके लिए क्या बनता है हमारा, जो बच गया वो इसके लिए है क्या, बैलेंस शीट। इसका दूसरा नाम भी है हमारा क्या, पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आज तक जो बच्चे क्लास 12th में भी चले गए होंगे ना, उनको भी आज तक ये डाउट होता होगा, ठीक है। बशर्ते कि मेरे से ना पढ़े हो, मतलब मेरे से नहीं पढ़ने की वजह से ये चीज है, ठीक है। मतलब इतना डीप में पढ़ाना बहुत ही, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप बिल्कुल बताते रहना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा, एक चीज जो अभी आगे कहीं आएगा वो मैं बस लिख दे रहा हूँ, एक और होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिख दूं मैं, इट इज इट इज प्रिपेयर्ड इन दिस स्टेप ऑफ समराइजिंग, इन इन समराइजिंग समराइजिंग स्टेप, ये मैं लिख दूंगा, ठीक है। और वहां पे ऑलरेडी मैंने बात कर लिया क्या, कि वो एनुअली बनता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो, आपको भी पता है,
जैसे हमारे शरीर में जितना खून का जरूरत है, वैसे ही बिजनेस के लिए कैश का जरूरत है अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो कैश एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, तो कंपनी हमेशा अपने कैश को चेक करती रहती है कि कैश तो है ना, बिजनेस तो चल रहा है, सेल हो रहा है, सामने वाला कैश ही नहीं दे रहा। तो कैश फ्लो क्या बताता है? द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश के बराबर ही है। ये एक चैप्टर आपको क्लास 12 में आता है, ठीक है, 8 से 10 नंबर का। द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस इतना ही अभी के लिए, ठीक है। कंपनी में कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्या थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, यानी कंपनी ने पूरे साल में कितना कैश इनफ्लो किया, कितना कैश आउटफ्लो किया, शुरुआत में क्या था उसके पास और लास्ट में कितना बच गया, ठीक है। क्योंकि कैश होना बहुत जरूरी है कंपनी के लिए। तो ये बात समझ गए। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह बना हमारा, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह हमारा बना, ये कौन से स्टेप में बना था हमारा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा समराइजिंग वाले स्टेप में बना है, ठीक है। तो ये हमेशा मैं पूछता रहूंगा और आप हमेशा गलत जवाब दोगे, तो इसलिए मैं हमेशा पूछता रहूंगा, और तो जब तक से नहीं आएगा तब तक से मैं पूछता रहूंगा। तो समराइजिंग स्टेप में क्या बन गया हमारा? समराइजिंग स्टेप में ट्रायल बैलेंस ये अलग चीज होता है, इसका बस काम इतना ही होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके और उसी को यूज करके वहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट लॉस, दोनों तो प्रॉफिट लॉस ही बताता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आगे कुछ दिनों में 2-4 क्लास बाद आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना, बैलेंस शीट बना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होता है ना कि, सॉरी ये सिक्स, एक सेकंड। नेक्स्ट स्टेप मतलब सिक्स स्टेप में हमारा क्या बनेगा? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में क्या होगा ना कि कंपनी कंपनी ने जो ये समराइजिंग के अंदर ये सब कुछ निकाला है ना कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ये हमारा बैलेंस शीट है, कि जो भी रिकॉर्ड्स बने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो चीज भी बना है, स्टेटमेंट्स जो भी बने हैं, वो सबको एनालाइज किया जाएगा कि क्या जो हमने सोचा था, क्या जो हमने अचीव किया सही है नहीं है, ठीक है। क्या हमारा परफॉर्मेंस और हमारे कंपटीटर्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? कंपैरिजन होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन फिर बाद में आपको दो तरह का होता है। एक तो इंसान का कंपैरिजन खुद से होता है, ठीक है। कंपैरिजन क्या हो गया? पहला इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहने का मतलब, देखो जहां भी वर्ड इंट्रा आ जाए, इंट्रा कहने का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और दूसरा वो टर्म है इंटर फर्म। जैसे वर्ड सुने होंगे आप, इंटर फर्म कंपेरिजन, और जब इंटर वर्ड जिस चीज में आ जाए, इसका मतलब अदर, सेल्फ और अदर। जैसे इंटरनेशनल वर्ड सुने होंगे, यानी नेशन का इंटर, यानी दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, ठीक है, इंटरनेशनल। जैसे वैसे ही आपने सुना होगा इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट का मतलब इंटर यानी स्टेट, इंटर, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। वैसे ही इंटर कॉलेज कंपटीशन, यानी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज। तो जहां भी वर्ड आ जाए इंटर, इसका मतलब दो लोग इन्वॉल्व है, या दो जो भी बात हो रहा है उसका दो है। और इंट्रा मतलब एक के अंदर ही है। तो इंट्रा फर्म कंपेरिजन यानी कंपनी सेल्फ का ही वन पीरियड विद अदर पीरियड, विद अदर पीरियड कंपेरिजन होगा, ठीक है। यानी कंपनी ने इस साल जो भी परफॉर्म किया और पिछले साल जो परफॉर्म किया था कंपनी ने, उसको कंपेयर करना, ठीक है। कंपनी अपना ही परफॉर्मेंस पिछले साल के अपने ही परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगी, तो वो इंटर फर्म कंपेरिजन होगा। वैसे ही हमारा इंटर फर्म कंपेरिजन आता है। इंटर फर्म कंपेरिजन में क्या हो जाता है हमारा कि कंपनी कंपटीटर से कंपेयर करती है। यानी जैसे मान लो अगर कंपनी रिलायंस है, रिलायंस जियो है, तो वो किससे कंपेयर करेगी? एयरटेल से। फिर अपना एनालिसिस करेगी कि कैसा रहा परफॉर्मेंस, ठीक है। अब जो ये समराइजिंग स्टेप में जो एनालिसिस हुआ, या जो समराइजिंग स्टेप में जो भी डेटा बना, वो फाइनली क्या होता है हमारा? एट लास्ट कम्युनिकेट कर दिया जाता है।
कंपनी के कम्युनिकेशन, ये हमारा आखिरी स्टेप होता है हमारे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना प्लीज आप, ठीक है, कि ये जो समराइजिंग के स्टेप में हमारा बना था, क्या बना था, बल्कि ऐसे नहीं, समराइजिंग स्टेप में जो हमारे ये सब बने थे, जिनको कि हमने क्या नाम दिया था, जिनको हमने नाम दिया था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, वो बना था, उसी को यहाँ पे एनालाइज किया गया, कंपनी ने एनालाइज किया। अब कंपनी के अंदर कौन एनालाइज करता, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। यहाँ पे एनालाइज हुआ, फिर अल्टीमेटली इसी चीज को फिर क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स को, ठीक है। अब यूजर्स कौन होते हैं वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिशन टू द यूजर्स। अब यूजर्स कौन होते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो अब इससे पहले कि मैं यूजर्स के बारे में बात करूं, मैं एक बात और आपसे करना चाहूँ, तो आप मुझे समय देंगे? आप जहां भी आपको लिखने का मन कर रहा है, बस मेरे साथ साथ मत लिखना, बस जब साथ साथ है, जब मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो बस आप स्क्रीन पे मुझे देखते रहो, मेरी बातों को सुनते रहो, और गहन चिंतन करके अपने अंदर बिठाने का कोशिश करो, ठीक है। अब सोच रहे हो आप धीरे धीरे क्या डीप में स्टडी हो रहा है, और कोई अगर आपको ऐसा यूट्यूब चैनल दिखे जो कि इतना डीप पढ़ा रहा है, तो मुझे उसको भी सैल्यूट है, और मुझे मुझे भी सैल्यूट, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ, कोई भी बिजनेस कैसे चले, ठीक है। कोई भी जो बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस जो फॉर्म होता है, उसके कोई भी बिजनेस चलाने का कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में आएगा, तो वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा जरूरत है कि उस कंसेप्ट समझाने के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जैसे अगर कोई आपको बिजनेस शुरू करना है, तो उसके क्या तरीके हैं। पहला तो आपके पास क्या है ऑप्शन, कि आप सोल प्रोपराइटरशिप शुरू करें, यानी आमतौर पे जो भी आप जैसे रिटेल स्टोर देख रहे हो आप, या कोई छोटे मोटे डिपार्टमेंटल स्टोर जो देख रहे हो, ये सब क्या होता है, ये सब सोल प्रोपराइटरशिप होता है, जहां एक इंसान होता है, वही इंसान अपना पैसा उस बिजनेस में लगाता और खुद ही उसको मैनेज करता। अच्छा, ये ध्यान रखना, बिजनेस कोई भी हो, जो अल्टीमेटली पैसा लगाएगा वही उसका मालिक है। पैसा बहुत बनवाना, पैसा जो लगाएगा वही मालिक हो जाएगा, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, कि एक इंसान होता है, वही बिजनेस शुरू करता है, उसी का एक आइडिया, वो पैसा लगाता है, बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, जो प्रॉफिट होता है वो खुद ही ले लेता है, ठीक है। तो ऑनर कौन होता है, वही सेल्फ इंसान, उसको क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर बोलते हैं उसको, ठीक है। कई छोटे मोटे दुकान पे आप वहां पे साइड में लिखा होना लिखे देखे होंगे होंगे आप, कि प्रोपराइटर कौन है, प्रोपराइटर प्रोपराइटर करके, ठीक है। ओनर भी वही है, और मैनेजमेंट भी कौन करता है, वही। अब क्या हो गया कि अकेले देखो, किसी भी इंसान को अकेले कितना ही पैसा लगा है, कभी तो लिमिट ब्रेच होगा ना, जहां पे कोई उसको बिजनेस में और पैसा चाहिए, लेकिन पैसे उसके पास कम पड़ गया अकेले का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान था, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या हुआ, अब वो कुछ लोगों के साथ मिल गया, ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों के साथ मिलकर अब बिजनेस शुरू किया। तो अब सब लोग ने पैसा लगाया अब उस बिजनेस में। अब वो सब लोगों को क्या बोलते हैं, हम पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। तो सब लोगों ने कंपनी में सॉरी बिजनेस में पैसा लगाया, तो अब पैसा सबने लगाया, तो मालिक भी सारे होंगे, उतने उतने पार्ट। मान लो कि टोटल पैसा लगा 10 करोड़, सबने 2-2 करोड़ दिया, तो सबको 20-20% का शेयरिंग है, ठीक है। अच्छा, और बिजनेस को मैनेज करेगा वही, सभी मैनेज करेंगे, सब मिलके मैनेज करेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें भी। तो पार्टनर ही मैनेजमेंट है। अब लेकिन क्या है, मान लो यहाँ पे कंपनी चल रहा था, मान लो 1 करोड़ चाहिए था, चलो 1 करोड़ लगा दिया अकेले एक इंसान ने। यहाँ पे अब मान लो 20 करोड़ चाहिए था, तो इतने लोगों ने लगा दिया, मिल गया। अब मान लो कंपनी को 1,000 करोड़ रुपया चाहिए, बहुत अच्छा इनका बिजनेस चलने लगा, अब 1,000 करोड़ का रिक्वायरमेंट आ गया। अब बताओ, 1,000 करोड़ 5, 10, 20, 100 लोग भी मिलके दे दे, वो भी मुश्किल का बात है। अब एक नया कंसेप्ट आता है, जहां पे जिसको बोलते हैं हम कंपनी। अब इसमें क्या होता है ये अब समझ। अब ये क्या किया जाएगा, अब आता है काम कंपनी का। अब कंपनी क्या करेगी, स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगी, किस चीज में, स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। इतने स्मॉल की आम जनता, आपके और मेरे जैसे लोग भी इसके
इसमें पैसा लगा पाए। स्मॉल पार्ट्स जनरली कितने का होता है, जनरली ऑफ ₹10, ₹10 का एक, मान लो ₹10 का एक है, तो टोटल, अच्छा उस स्मॉल पार्ट्स को क्या बोलेंगे, शेयर्स, क्या बोलेंगे, शेयर्स। तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल शेयर्स हो जाएगा, एक 10 का है, टोटल टोटल कंपनी को कितने रुपए चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए था। अब 1000 करोड़ को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो टोटल कितना हो गया, 100 करोड़, 100 करोड़ शेयर। अब जिसको भी पैसा लगाना है उस बिजनेस में, उस कंपनी में, वो पैसा लगाएगा। सपोज करो मुझे, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मुझे, मैं कितना शेयर खरीद लूंगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10,000 शेयर मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो उतने, ये जो 100 करोड़ है ये क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, तो 100 करोड़ में मेरे पास कितने शेयर्स आ गए, 10,000 शेयर्स आ गए। वैसे ही बहुत सारे लोग शेयर खरीदेंगे, छोटे छोटे, जितने, मान लो किसी के पास ₹10, वो एक शेयर खरीदेगा। किसी के पास 1 करोड़ है तो वो 10 लाख शेयर खरीद लेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे शेयर खरीद तो, और अल्टीमेटली कंपनी के पास क्या आ जाएगा, 1000 करोड़ रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये लोगों ने कंपनी का शेयर खरीदा, वो लोग ही कौन है उसका, वही लोग उस कंपनी के मालिक। इन लोगों ने शेयर्स लिया है कंपनी का, तो इनको हम क्या बोल देंगे, इनको हम बोल देंगे शेयर होल्डर। तो कंपनी का मालिक कौन हो गया, शेयर होल्डर। ठीक है, अब आगे बढ़े। कंपनी का मालिक कौन हो गया, शेयर होल्डर। अब एक बात बताओ, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने शेयर होल्ड किया है ना, तो क्या सभी मैनेजमेंट करने बैठ जाए चेयर पे जाके हेड ऑफिस के, कि हम भी, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए कंपनी कंपनी का मैनेजमेंट करने का मौका, नहीं। तो उस, अच्छा, अब कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन होता है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। जैसे कि हमारे देश में सरकार को चुना जाता है, वैसे ही कंपनी में हर चीज डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन होता है। अब जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है हमारे देश में, वहां पे एक इंसान का एक वोट होता है। हर इंसान, चाहे बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, सबके वोट का वैल्यू वन होता है। वैसे ही कंपनी में भी डेमोक्रेटिक तरीका ही है, बस इंसान के बेसिस पे नहीं, शेयर्स के बेसिस पे, एक शेयर पे एक वोट। मान लो मेरे पास 100 शेयर है, तो मेरे वोट का वैल्यू काउंट 100 हो जाएगा। किसी के पास 1 करोड़ शेयर्स है, उसका, उसके शेयर्स का काउंट 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग मिलके वोट करेंगे और फाइनली क्या चूज करेंगे, मैनेजमेंट। तो कंपनी के केस में मैनेजमेंट को ही क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के बिजनेस को मैनेज करेगा। ठीक है, यही मैनेज करेगा। तो यही पे मुझे पहुंचना था, उसके लिए इतना तामझाम हमने किया है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो ये शेयर होल्डर है, इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और पैसा प्रदान कर दिया उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जी ले अपनी जिंदगी और अपने बिजनेस को चला दे मेरे। ठीक है, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस को चलाएगा, बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सैलरी मिलेगा, और जो बचेगा सब कुछ देने लेने के बाद वो शेयर होल्डर को प्रॉफिट हो जाएगा, और डिविडेंड और जिस भी फॉर्म में मिलेगा वो बाद में आगे तक करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ, एक बात बताओ, अकाउंट जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मैनेज करेगा, डेली ऑफिस कौन आ रहा होगा, वही तो मेंटेन करेगा। तो जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, यही कंपनी में अकाउंट्स मेंटेन करेगा, यही कंपनीज के पॉलिसीज बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉलिसीज भी यही बनाएगा। ठीक है, प्लानिंग वगैरह यही करेगा। कंपनी अगर बढ़िया करिए तो उसका श्रेय इसी को जाएगा, बेकार करिए तो श्रेय इसी को जाएगा। तो स्ट्रेटजीज कौन बनाता है, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था क्या, कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वो अल्टीमेटली करता कौन है, ये करता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है ना, वो ये काम करता है, क्योंकि मैनेजमेंट का ही काम है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना। ठीक है, अब कई कई बिजनेसेस, जैसे अभी स्टार्टिंग में जो आप 11th 12th पढ़ोगे, वो इन जनरल वहां पे जो प्रोपराइटर होगा, पार्टनर होगा, वही ओनर होता है, वही मैनेजमेंट होता है। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं समझना। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट अलग भी हो सकता है, जैसे कि कंपनी के केस में हो रहा है। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे मैनेजमेंट का पार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ही ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करता है, और मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आगे यूजर्स को प्रोवाइड करे। अब यूजर्स कौन है, तो कंपनी में जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं,
कंपनी में जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं वो उस कंपनी के यूजर्स हो गए। क्या हो गए? यूजर्स। यूजर्स यूज क्या करेंगे? कंपनी को यूज नहीं करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वही होता है जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। अब ये वर्ड हमेशा आएगा, इसीलिए मैंने आपको एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। कितना बार भी आए मैं हमेशा यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही दूसरा नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तीसरा नाम फाइनल अकाउंट होता है। उसके अंदर मेनली दो चीज बनता है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट बनता है, उसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट में प्रॉफिट लॉस निकलता है, उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एक तीसरा भी बाद में आ जाएगा जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ये बताता है मेरे कि कैश में कितना इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, शुरुआत में कितना था और लास्ट में कितना बच गया। ठीक है। तो जो ये यूजर्स होंगे ये अल्टीमेटली क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, जो यूजर्स है यूज करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, क्या कि देखो, ये जो ऑनर है, ये जो ऑनर है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कंपनी में कोई भी जो पैसा लगता है ना, जो ऑनर्स, जो पैसा लगाया जाता है, मान के चलो कि ये हमारे शेयर होल्डर्स है। ठीक है, ये कौन लोग हैं? हमारे शेयर होल्डर्स है। और ये कौन है? हमारी कंपनी। कंपनी को चलाने के लिए या कंपनी को शुरू करने के लिए, ऐसे सोचो, इन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया पैसा। धीरे धीरे आप वर्ड जानो कि ये जो पैसा देते हैं इसी को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। नहीं समझ में कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है। इन्होंने पैसा दिया। अच्छा, यहाँ पे कौन बैठा था? यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे थे। ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? मैनेजर। तो कंपनी के अंदर ही कौन होगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या है कि इसी पैसे को लेके बिजनेस को मैनेज करेंगे ये लोग। ठीक है। तो एक बात देखो, जब आप कंपनी का बात करोगे ना, तो कंपनी अलग है और कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, यहां पे मान के चलो ये वर्ड अगर कंपनी नहीं होता, बिजनेस होता सपोज, तो शेयर होल्डर हो या प्रोपराइटर हो, क्लास 11 में मेनली आपको जो ये वर्ड मिलेगा ना, प्रोपराइटर ही हर केस में मिलेगा। और जब क्लास 12 में जाओगे तो ये पार्टनर वाला वर्ड मिलेगा। ठीक है। तो उससे ज्यादा आपका रिलेवेंस है अभी के लिए, बाद में फिर तो कंपनी वगैरह में पढ़ाई करना ही है। ठीक है। तो ये जो है, इन्होंने पैसा लगाया, मैनेजमेंट का काम है मैनेज करना। ठीक है। तो आपको कंपनी बिजनेस को अलग सोचना है, और फिर जो उसका मालिक है वो अलग होता है। मान लो मैंने बोला कि बिजनेस ने एम्प्लॉय को, सॉरी, बिजनेस ने बिजनेस में ऑनर ने पैसा डाला। तो ऑनर ने जो पैसा डाला बिजनेस में ना, तो दोनों को अलग अलग देखो। ये नहीं सोचोगे कि ऐसा हुआ कि ये तो एक ही लोग हैं, उस बिजनेस का मालिक तो वही है, तो हुआ क्या? नहीं, आपको अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसी मालिक का दो चार 10 बिजनेस हो, तो हर बिजनेस का अलग अलग कैलकुलेशन करेगा, तभी तो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल हर बिजनेस से उसको क्या कमाई हो रहा है समझ में आएगा उसको। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस का अपना एग्जिस्टेंस होता है, वो क्या होता है बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, वो आगे हम पढ़ेंगे। बस ऐसे ही मैंने बता दिया। ठीक है। तो बिजनेस में ओनर ने कंपनी में बिजनेस में पैसा डाला, तो एक बात बता, लेबिलिटी क्या? अब पैसा डाला तो क्या बाद में लेगा? नहीं, एक तो लेबिलिटी हो गया ना। मान लो मैंने तुमको पैसा दिया तो बाद में दोगे ना भाई, ऐसा तो लेके भाग जाओगे। ठीक है। तो वैसे ही कंपनी को मालिक ने पैसा दिया, तो बाद में जो मालिक है वो पैसा ले सकता है ना। तो जब तक से पैसा लिया नहीं तब तक से कंपनी के लिए वो पैसा क्या हो जाएगा? लेबिलिटी। लेकिन उसी लेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो अब मैं बात करता हूँ यूजर्स को। तो यूजर्स दो तरह के होते हैं हमारे बिजनेस में। पहला, इंटरनल यूजर्स। अभी तक मैं बुक्स में नहीं गया, अब कितना टाइम हो गया, 1 घंटे के आसपास वीडियो हो चुका होगा, 40-50 मिनट, 1 घंटा, और अभी तक मैं बुक नहीं छुआ। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना पढ़ा दिया ना, आप सीधे बुक्स में खत्म हो जाएगा चैप्टर, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी नहीं, मतलब हो जाएगा। ठीक है। पहला इंटरनल यूजर होता है और दूसरा हमारा एक्सटर्नल यूजर होगा। देखो ये वर्ड इंटरनल और एक्सटर्नल किसके पर्सपेक्टिव से है?
ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पर्सपेक्टिव बोले तो कि कौन लोग कंपनी के अंदर के लोग हैं, कौन लोग बाहर के लोग हैं, ठीक है। तो इंटरनल यूजर कौन हो जाता है हमारा? इंटरनल यूजर पहला तो वही ओनर, कंपनी का जो मालिक है। फिर दूसरा मैनेजमेंट, ठीक है, ये अंदर के लोग हैं। और तीसरा एम्प्लॉय, ठीक है। कई नए बुक्स में अब इम्प्लॉय को ना वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल दिखा रहे हैं, लेकिन लॉजिकली मेरे हिसाब से आज भी मुझे यही लग रहा है कि ये इंटरनल यूजर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल में कौन लोग हैं? जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कौन यूज कर सकता है? जैसे कि कंपनी अगर बैंक से लोन लेने जाती है ना, बैंक या लेंडर्स इनको बोल लो, बैंक वगैरह से जो उधार लेने जाती है या लोन लेने जाती है ना, तो पहले ही वो बोलेगा कि भाई अपना फाइनेंशियल्स तो दिखाओ, आपके पास एसेट्स क्या है, आपका कैपेसिटी है भी कि नहीं उतना पैसा उधार लेने का। तो ये सब कैसे दिखाएंगे? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ही थ्रू, ठीक है। फिर जो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, देखो इन्वेस्टर कौन होता है? जो कंपनी में पैसा लगाए, बिजनेस में पैसा लगाए। और प्रोस्पेक्टिव वो होता है जो लगाने का सोच रहा है। जो ऑलरेडी लगा चुका है तो वो इन्वेस्टर बन गया। तो लगाने के बाद क्या ही सोचना है? सोचना तो जब है ना, जब लगाने से पहले हो। तो लगाने से पहले सोच रहे हो तो तुम कौन बन गए? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, ठीक है। वैसे ही गवर्नमेंट भी देखती है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का कुछ लालच है। पहला लालच कि आप रूल रेगुलेशन सही फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप दूसरा लालच कि आप टैक्स का सही से पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सब है। और क्या है? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स वर्ड ये आपके लिए थोड़ा सा अभी दिक्कत क्रिएट करेगा। अभी इतना ही समझो कि जिस सामान में मैं डील कर रहा हूँ, मैं मोबाइल का ट्रेडर हूँ तो मोबाइल हमारे लिए गुड्स हो गया। मैं लैपटॉप का ट्रेडर हूँ तो लैपटॉप हमारे लिए गुड्स हो गया। तो जिस चीज में मैं डील करता हूँ, यानी मेरे गुड्स को मैं जिनसे उधार में खरीदता हूँ, वो अगला इंसान मेरे लिए कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। वो अगला इंसान मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। तो कई बार ना क्रेडिटर से हम सामान उधार में खरीदते हैं। तो उधार में जब आप सामान खरीदोगे तो सामने वाला ऐसी थोड़ी कि मैं भी जाऊंगा मुझे भी उधार दे दो, उधार दो। उधार देने के पीछे पहले वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि हाँ आप बिजनेस करोगे नहीं करोगे। पता चला उधार लेके गए और सब भाग गए, ठीक है, तो क्रेडिटर्स हो गया। और भी बहुत होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, इनका काम ही होता है रिसर्च करके लोगों को बताना कि आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो मत करो, ठीक है। अच्छा, वैसे ही इस पे पूरा डिटेल अभी मैं बात करूंगा, अभी ओवर व्यू दे रहा हूँ ताकि कि वो वाला जो टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी तक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पे ही है और इधर पूरा पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑनर किस चीज में इंटरेस्ट रखता है? कि ऑनर का इस चीज में इंटरेस्ट रखता है। अभी मैंने कंपनी वाला केस बात किया कि ऑनर ने पैसा लगाया और दे दिया किसको? मैनेजमेंट के, लिए भाई मेरा पैसा यूज कर। अब मैनेजमेंट को तो क्या है? मैनेजमेंट को तो अपना सैलरी मिलना ही है। सैलरी मिला, कंपनी का जो ऑनर का जो पैसा लगा वो भाड़ में जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ऑनर किस चीज में इंटरेस्ट रखेगा? कि इन्वेस्टमेंट सेफ है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टमेंट सेफ है और रिटर्न कमा रहे हैं। मतलब रिटर्न कहने का मतलब जो पैसा लगाया उस पर कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। मैनेजमेंट का काम क्या है? प्लानिंग बनाना, पॉलिसीज बनाना। तो वो पॉलिसी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखेगा मैनेजमेंट हमारा, ठीक है। वो उस चीज मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के वो पता करेगा कि क्या मैंने जो स्टार्टिंग में बजट बनाया था, क्या जो लास्ट में मैंने अचीव किया वो सही है नहीं है। अगर ज्यादा है वो भी गलत है, कम है वो भी गलत है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग आइदर नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड बोथ इज बैड, ठीक है। एम्प्लॉय, अब देखो किसी भी कंपनी में ना, दो कंपनी में सेम कैपिटल हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है, सेम एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय सेम नहीं हो सकते। यानी कि किसी कंपनी को आगे जाना या पीछे जाना में उसके एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो एम्प्लॉयज भी हमेशा देखेगा कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे भी सैलरी इंक्रीज करो ना भाई। सैलरी इंक्रीमेंट का कोशिश करेगा। फिर उसके अलावा क्या करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है बोनस दो हमें। तो ये सब हमारे यूजर्स है। यूजर्स दो तरह के हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में तीन आ गए, ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। एक्सटर्नल में बैंक हो गया, बैंक या लेंडर जो कि कंपनी को उधार पैसा देता है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो सोच रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस में। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट है, टैक्स सही से पे हो रहा है नहीं हो रहा है, रूल रेगुलेशन सही से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। क्रेडिटर्स जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं। और रिसर्चर जो कि लोगों को एडवाइस करते हैं बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी का, देख के कि इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट आने वाले फ्यूचर्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे यूजर। तो इन ही यूजर्स को
इन्हीं यूजर्स को यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है, फिर वो अपना जो भी डिसीजन मेकिंग है वो लेते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो यूजर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली अगर मुझे कोई बोले ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, ध्यान से सुनना, बहुत ही अब हम एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम डेफिनेशन हम लोग अब इजिली बना सकते हैं। ये स्टेप बस आपको याद होना चाहिए। क्या? कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, दूसरा कॉमा कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analysis and interpretation, and finally communicating the financial information to the user. This is the definition of accounting. नहीं भरोसा है आपको? चलिए फिर आइए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। The American Institute of Certified Public Accountant has defined accounting as an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, इन्होंने पूरा नहीं बताया, बस देखो होता क्या है ना कि ये एक फॉर्मेलिटी आपको याद करना है नहीं करना वो आप देख लेना। क्या ऐसा जरूरत नहीं है कि ये आपको याद ही करना है। मैंने जो डेफिनेशन बोला है वो मोर देन सफिशिएंट है। क्या मैंने बोला? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, conversion in monetary terms, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation, and finally communicating the financial information to the users। ठीक है, वो डेफिनेशन आपका मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये जो भी ये नोट्स है ना, बहुत नोट्स है, आप चैप्टर वाइज मतलब मजा आ जाएगा आपको। और प्लीज आप थम्स अप मुझे जरूर देना अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना और सबको सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं जो मैंने नोट्स बनाए। तो अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन, ये जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं उसमें हमें क्या पता चलता है? तीन चीज पता चलता है कि अकाउंटिंग गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेस अवेलेबल, यानी बिजनेस में क्या रिसोर्सेस है, क्या संपत्ति है हमारे पास, क्या रिसोर्सेस है, हम उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे इंप्लॉय कर रहे हैं, और उस इंप्लॉयमेंट और उस यूटिलाइजेशन से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेस अवेलेबल, how the available resources have been employed and the results achieved by their use। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये सिमिलर है जैसे इंडिया में सीएस होते हैं। सीएस का जो इंस्टीट्यूट है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, वैसे ही सीपीए होते हैं अमेरिका में। तो वहां का जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, अमेरिकन अकाउंटिंग बॉडी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, उसका ये डेफिनेशन है। याद करना कंपलसरी नहीं है, वो जो मैंने डेफिनेशन बताया वो भी इनसे ज्यादा बेहतर साइड ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने प्रोसेस बोला ना, जो मैंने ऊपर प्रोसेस वगैरह बोल रहा था मैं, वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ सही है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पहला क्या है? आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। यही सब स्टेप्स है। ठीक है, अब आइए हर स्टेप, जैसे अभी मैंने उधर बात किया, ये जो है ना वो वाला भी आपको नोट करना है। ठीक है, वो भी मेरा ही है, ये भी मैंने ही लिखा है। ये वाला एकदम स्ट्रक्चर्ड है डेफिनेशन। और वो अच्छा, कितना चीज आपको थॉरली याद करना है। देखो स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर है ना आपके बुक के, जो 4-5 चैप्टर है वो आपके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड जाएगा। तो ये मत समझना कि अकाउंट्स थ्योरी है, अकाउंट्स तो 95% पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। तो उसी अप्रोच से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ये भी साथ, अच्छा क्या 100% आपको याद करना है वो मैं बता दूंगा। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ोगे। तो अभी 100% याद करने वाला कुछ ऐसा चीज आया नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो गया? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मैंने बोला कि अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर किसी चीज को आने के लिए नंबर्स में होना जरूरी है। तो अकाउंट्स केवल वही चीज रिकॉर्ड करता है जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हो। सेकेंड हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, यानी जो फर्स्ट स्टेप में हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेजर किया, आइडेंटिफाई किया, उसको अब सेकेंड स्टेप में मेजर कर कि measuring the identified transaction. It means quantification of business transaction into financial terms by using monetary units like rupee, dollar. यानी कंपनी डिसाइड करती है पहले, अब इंडिया में कोई कंपनी है, इंडिया में परचेज सेल करे तो उसके लिए यूनिट क्या हो जाएगा? इंडियन रुपी हो जाएगा।
तो जिस जिस भी यूनिट मॉनेटरी यूनिट्स में उसको ऑपरेट करना है, उसी मॉनेटरी यूनिट्स में उस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कर देना। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसके अंदर की यहाँ पे वही बात, सिमिलर ही बात मिलेगा आपको, ठीक है। ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन दी बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिनल एंट्री कॉल्ड जर्नल, ठीक है, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे ना, जो ऊपर वाले स्टेप है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो कि हमारे लिए एविडेंस का काम करेंगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी लिख देगी कि हाँ हमने इतना परचेज किया, इतना सेल किया, और उसका बस एविडेंस हो, एविडेंस पे लिखना है, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि ट्रांजैक्शन किया भी नहीं, आपने लिख दिया और प्रॉफिट लॉस बता रहे हो बाद में, ठीक है, सब लोग खुश हैं कि हाँ हमारे इन्वेस्टर खुश है, कंपनी को प्रॉफिट। सभी ट्रांजैक्शन जो आपके बुक्स में आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हुआ है, based on the document which provides evidence of the transaction. Recording is done in chronological order, ठीक है। chronological order का मैंने मतलब समझाया कि जो क्रोनोलॉजी में हो, यानी जो चीज पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद, ठीक है। अगला स्टेप है हमारा समराइज, सॉरी क्लासिफाई। क्लासिफाई में क्या होता है, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक जगह लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी मान लो क्या है कि जो जनरल एंट्री में क्या हुआ, जनरल एंट्री में हर जगह अपने अपने हैं, अपने अपने जगह पे था, यानी जैसे जैसे हुआ जिस डेट पे हो गया। अब एक जगह लगाना उसको जरूरी है, तो वो हमने क्लासिफाइंग में सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन आर ब्रॉट एट वन प्लेस, फॉर दिस लेजर इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। जर्नल से ही जो ऊपर हमने जर्नल बनाया उसी को पोस्टिंग, एक मेथड है पोस्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्ड ये ध्यान रखना, पोस्टिंग कर देते हैं कहाँ पे, लेजर में। और लेजर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक या फाइनल एंट्री, ठीक है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक को। फिर अगला स्टेप क्या बनाते हैं हम, समराइजिंग का होता है। अगले स्टेप में प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा, यानी जो देखो हर एक स्टेप, जैसे अगर मुझे क्लासिफाइंग के बारे में बोलना है तो मुझे रिकॉर्डिंग को ले लो, रिकॉर्डिंग वाले स्टेप के बारे में बोलना है तो मेजरिंग वाला स्टेप ले लो, मेजरिंग वाले स्टेप के बारे में बोलना है, जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइड वर्ड यहाँ से आया। सेकेंड में चलो रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में ये बोलेगा कि ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन दैट प्रोसेस इज नाउ रिकॉर्डेड। फिर क्लासिफाइंग में बोल रहा है कि जो चीज मुझे मैंने रिकॉर्ड किया उसी से क्लासिफाइंग, मतलब हर पिछले स्टेप का नाम लेके और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। समराइजिंग, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है जो हमने लेजर में बनाया है उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लेके जाना। इसमें हम क्या क्या बनाते हैं, पहले तो ट्रायल बैलेंस जो कि हमारा क्या चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसमें अभी मैंने बात किया कि ट्रेडिंग और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो हम प्रॉफिट लॉस के लिए करते हैं, और बैलेंस शीट हम एसेट और लायबिलिटी के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अभी आपको बोला था कि इस स्टेप में हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दिखा दूं, इस स्टेप में हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, ठीक है। इस स्टेप को कहते हैं, ठीक है, अरे सॉरी, इस स्टेप में हम बनाते हैं, ठीक है। उसमें पार्ट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट। देखना हर जगह वर्ड फाइनेंशियल फाइनेंशियल आ रहा है, इससे कंफ्यूज मत हो, ठीक। ये बहुत बार आएगा तो इसलिए मैंने एक साथ आपको समझा दिया, ठीक है। अब जब चाहिए होगा रेफर करते रहना। फिर अगला स्टेप हमारा क्या हुआ, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अभी मैंने बताया कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मेन काम किसका है, मैनेजमेंट का, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ने जो परफॉर्म किया है, जो प्रॉफिट लॉस आया वो उनके पॉलिसीज की वजह से आया, तो सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट रखेंगे ना कि देखे तो आखिर है क्या हमारा परफॉर्मेंस, पिछले साल के परफॉर्मेंस, जिसको कि इंट्रा फर्म कंपेरिजन बोलते हैं, वो कैसा रहा, दूसरे कंपटीटर के साथ कंपेरिजन करने, यानी इंटर फर्म कंपेरिजन करना, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। और जो भी आप अपना एनालिसिस होता है वो भी उसमें ऐड ऑन कर देंगे अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ठीक है, वो भी अगले स्टेप में यूजर्स के पास जाएगा, ठीक है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा सो एज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो डिफरेंट कंपोनेंट है कि पिछले साल हमारा सेल कितना था, इस साल कितना है, पिछले साल का परचेज, इस साल का परचेज, पिछले साल हमारे एसेट्स कितने के थे, अब कितने के हैं, ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, सब कुछ कंपेयर करना, जहां तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कंपेरिजन करेंगे। फिर these are carried out so as to make financial information more useful for the users of the data। अभी मैंने बोला कि जो ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके वो जो उनका एनालिसिस होगा, जो रिजल्ट में निकलेगा वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो कि यूजर्स को दिया जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अल्टीमेटली अगला स्टेप हमारा क्या हुआ, कम्युनिकेशन टू द यूजर्स, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। क्या कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, शेयरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसको, यूजर्स को। द इंफॉर्मेशन रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट के थ्रू रिपोर्टिंग करते हैं उनको दिया जाए, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन वही सही है ना, जो राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन के पास राइट टाइम पे पहुंचे, राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन एंड एट द राइट टाइम, ये तीनों मैच होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक हटा, दुर्घटना घटा। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द यूजर टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। अब ये सारा इंफॉर्मेशन लेके अल्टीमेटली होगा क्या, ये सारा इंफॉर्मेशन लेके यूजर्स जो है हमारे, यूजर्स अपने डिसीजन को लेंगे, ठीक है। अब सबका डिसीजन अपना अपना हो सकता है। जैसे हमारे एम्प्लॉय है, वो बोलेगा कि हमें मैनेजमेंट से बात करना है कि नहीं। ये अगर वो देखेगा कि कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया, तो वो तो मैनेजमेंट से बात करेगा ना कि हमें, जो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय का जो बड़ी कंपनीज में यूनियंस होता है, वो बात करेगा कि हमें बोनस दिया जाए, सैलरी इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है इस चीज का, ठीक है। उस यूजर्स और सब अपना अपना डिसीजन मेकिंग वैसे ही करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जो आपके सजेशंस है मुझे वो कमेंट में बता देना, ठीक है। और जो टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। और इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लेना। बहुत ही दम लगा देंगे पढ़ाई में, और 90-95 मार्क्स वो आपका आ जाएगा। बस आपको उतना ही करना है जितना मैं बोलूँ, ठीक है। इधर उधर कुछ नहीं करना। नोट्स में मैंने बताया, ये जो भी अभी मैंने लिखा है सब फेयर नोट्स में जाएगा। रफ में यहाँ से कुछ नहीं जाने वाला। रफ में लिखना तो अभी 3-4 तो फोर्थ फिफ्थ चैप्टर से शुरू होगा। तो अभी मान के चलो स्टार्टिंग के 15 घंटे का जो भी क्लास होगा, 10 से 15 घंटे का क्लास, उसमें आपको केवल और केवल फेयर कॉपी पे ही लिखना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो आप मुझे सुझाव दीजिएगा कि कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कि आप अल्टीमेटली मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आपको बेनिफिट हो। यू विल बी द यूजर्स, ठीक है। तो आपको बेनिफिट हो, आप, वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो तो बेहतर आप ही बता सकते हैं कि आपको क्या चीज बेहतर लग रहा है और क्या मैं गलत कर रहा हूँ जिसको कि आप सुधरवाना चाहते हो, ठीक है। तो पढ़ा के आपको, आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसी को एक्सटेंड करेंगे। अभी देखते हैं कितना लेक्चर लगता है इस चैप्टर में, चैप्टर 1, ठीक है। लोग तो 1 घंटे में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा देते हैं, और अब देखो मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैं वैसा ही करा रहा हूँ जैसे मैं नॉर्मल ट्यूशंस में और कोचिंग्स में और फेस टू फेस क्लासेस में जो पढ़ाता हूँ, वैसे ही मैं करा रहा हूँ। 100% आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू वेरी मच।